हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग बाल विकास यानी कि सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे गए हैं वही लेकर आए हैं। सीटेट में फंसने वाले प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं, देरी नहीं करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। तो क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। कक्षा में शिक्षक बालकों के प्रयासों की जांच करता है और वह किसी विषय विशेष पर उसकी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, जिससे इसके बावजूद वह विषय की मूलभूत जानकारी के अभाव में कई गलतियां करता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? किसमें? संरचनात्मक ढांचे में। क्या एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, या लघु अयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। देखिए तुलना में कम तो वैसे ही गलत हो गया। कोरी पट्टी या खाली स्लेट कभी भी नहीं बच्चे को मानना है। आप संपूर्ण पेडागोजी जाकर देख लीजिए, एक एक पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड्स बताए हैं। देखिए निष्क्रिय प्रणाली जहां भी आ गया गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम। क्या सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो किस प्रकार की होती है देख लेते हैं। उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। क्या सिर्फ होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे को आप लोग देंगे? गलत हो जाएगा। एक मुख्य दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, या सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। शिक्षण की अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की केंद्रीय भूमिका होती है। वह अपनी इसकी यानी कि इस भूमिका के अंतर्गत कक्षा में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं में सहयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा गया है, और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैराथन प्रीवियस ईयर सब पढ़ा दिए हैं, जल्द से जल्द आप लोग देख लीजिएगा। बहुत कम घंटे बचे हैं, कल परसों एग्जाम है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? क्या अनुकूलन एवं संगठन, या पुरस्कार एवं दंड? देखिए जहां पुरस्कार दंड की बात करें वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? क्या विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं, या विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, या अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, या अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। देखिए विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें समृद्धि, परिपक्वता, सीखने व समझने की क्षमता इत्यादि तथ्य अंतर्निहित होते हैं,
जो बच्चों के विकास के क्या होते हैं, जो बच्चे के विकास के साथ इनमें शारीरिक विकास, जैसे कि मान लीजिए अंगों का बढ़ना, व मानसिक विकास जैसे सोचने समझने की क्षमता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जैसे अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? क्या मानसिक मैप कहा जाता है, या मानसिक उपकरण कहा जाता है, या स्कीमा, या प्रतिमान? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, स्कीमा कहा जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कैसे विकसित होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चा वातावरण के तथ्यों को पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है। तो स्कीमा इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्न में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? क्या बुद्धि, या समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या साम्य धारण, या संरक्षण? तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोस्की ने इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है। इसमें बच्चों को उसकी स्वयं की क्षमता के स्तर से आगे ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? तो देख लेते हैं, क्या लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, या लैंगिक या जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। देखिए रूढ़िवादिता व पारंपरिक सोच को बदलने एवं उनका सामना करने के लिए समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन और उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। तो वर्णन देखिए क्या कह रहा है। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो क्या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। दोस्तों सीडीपी की मैराथन क्लास पढ़ा दी है दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की मैराथन क्लास बहुत शानदार तरीके से करवाई गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? क्या द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, या सजीवात्मक चिंतन, या सुरक्षित रखने की योग्यता, या परिकल्पित निगमनात्मक तर्क? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है, 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां या कौशल शामिल होते हैं, जैसे अहम केंद्रित हुआ, व्याख्या स्पष्टीकरण करने की योग्यता, सुरक्षित रखने की योग्यता, क्रमबद्धता निर्मित करने की योग्यता। ये सब क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं की विशेषताएं हैं, उपलब्धियां हैं। अगर नहीं देखे हैं जिन पियाजे के तो जाकर प्लेलिस्ट में मैराथन क्लास में देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया गया है। जिन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो किस रूप में देखते हैं?
क्या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, या कौशलों का अर्जन, या प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इन दोनों का मानना है, इनका जीन पियाजी और ले वाइगोस्की का मानना है कि आयु की विभिन्न अवस्थाओं में प्रत्येक विनियोजनों के माध्यम से एक तार्किक परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? क्या मीडिया, विद्यालय, परिवार, या पास पड़ोस। तो ऑप्शन नंबर हम लोग लॉक कर देंगे पहला, ए बी सी डी, चारों के चारों दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए शिशु में प्रथम बार समाजीकरण की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब वह दूसरों को संप्रेषण करते हुए देखता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो मीडिया, विद्यालय, परिवार और पासपोर्ट, ये सब क्या है, ये बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला लॉक हो जाएगा, ए बी सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रति करने की योग्यता। क्या नैदानिक, या प्रकृतिवादी, या अंतर्वैयक्तिक, या अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये अंतर्वैयक्तिक क्वेश्चन देखिए एक ही सेम है, लेकिन हम लोग जाएंगे किसके पास, अंतर्वैयक्तिक के पास। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया गया था, और 8 प्रकार, कुछ 8 प्रकार हैं, कुछ 9 प्रकार है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि आप लोग मैराथन क्लास में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? तो देख लेते हैं। बच्चों को गैर उपलब्धियां वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना। अलग जहाँ करेगा, जहाँ सेग्रेशन की बात करें, जहाँ पृथक्करण की बात करें, तुरंत वो निगेटिव टैक्स वर्थ हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में बताया है, वो देख लेंगे तो पूरी की पूरी पेडागोजी आप लोग सॉल्व कर देंगे। तो ए तो हमारा गलत हो गया, तो ए जिसमें है वो काट दीजिए, ए वाला कट गया। देखिए, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना बिल्कुल सत्य है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन प्रगति के बारे में पता लगाना, ये भी सत्य है। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त एवं पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना बिल्कुल करनी चाहिए, यानी कि बी सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? तो देख लेते हैं इसका सही विवेचन क्या है। क्या कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, या लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती हैं, या लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होते हैं, या यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का लॉक हो जाएगा। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों से पारस्परिक क्रिया करने में अधिक सहज अनुभव करते हैं, तथा ऐसी क्रिया के होने का प्रमुख कारण पारस्परिक सामाजिक अवधारणा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? क्या बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड करेंगे? ऐसे ही गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अध्ययन, देखिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। जहां बालक केंद्रित यानी कि बालक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, ये भी गलत।
प्रत्येक बच्चे की क्षमता में संभावना विश्वास करना बिल्कुल सत्य, मानक निर्देश नहीं करेंगे कभी भी। तो प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे कि मान लें प्रगतिशील शिक्षा के इसके अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि प्रत्येक बालक को सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास में वैयक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, या वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है, या पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, या शरीर एवं मस्तिष्क के परिपक्वन पर विचार करना। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। देखिए वैयक्तिक विभिन्नता के कई कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए वंशानुगत हुआ, सामाजिक स्तर या सामाजिक परिवेश हुआ, ये सब क्या है, ये वैयक्तिक विभिन्नता के कई कारण हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पे विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है दोस्तों, निगेटिव का निगेटिव खोजना है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के समय निर्धारित। देखिए जन्म के समय निर्धारित होती है, विकास गर्भाधान से जीवन पर्यंत चलता रहता है दोस्तों, जन्म के समय से निर्धारित नहीं होती है। तो पहले ही हमारा गलत मिल गया। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास है, बिल्कुल सत्य है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे घड़ी होते, बिल्कुल सत्य। पहला गलत का गलत खोजना था, निगेटिव का निगेटिव, तो हमें गलत मिल गया। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग ला कर देंगे, क्योंकि विकास निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें समृद्धि, प्रगति, सकारात्मक एवं नकारात्मक व्यवहारों के रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत का गलत खोजना था। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। देखिए एक रूप निर्देश नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। मानकीकृत, जहां भी जिस ऑप्शन में बात करें तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव टैग। प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ा देना, ये भी गलत होगा। जहां रोजगार की बात करें, जहां परीक्षा फल की बात करें, जहां मानकीकृत स्टैंडर्डाइज की बात करें, जहां प्रतियोगिता की बात करें, जहां तुलना की बात करें, वो ऑप्शन तुरंत आप लोग गलत मार के निकल जाइएगा, वो गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया हूँ, जाकर मैराथन क्लास में देख लीजिए। एक एक निगेटिव टैग्स वर्ड्स, एक एक पॉजिटिव टैग्स बहुत शानदार तरीके से बता दिया हूँ। इस क्वेश्चन का पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है। क्या अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, या श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, या पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। बिल्कुल पठन अक्षमता अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है, यही सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में बालकों या अधिगमकर्ता की पठन अक्षमता अधिगम भिन्नता को संदर्भित करती है। ऐसे अधिगमकर्ता सामान्य बालकों की अपेक्षा बोलने, पढ़ने या लिखने में क्या होते हैं, तो असक्षम होते हैं, सक्षम नहीं असक्षम। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक समस्या को मूल एवं अपसारीय समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। तो अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की, या क्षतिग्रस्त बच्चों की, या सृजनात्मक बच्चों की। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे सृजनात्मक बच्चों की। एक सृजनात्मक शिक्षार्थी में एक प्रमुख विशेषता किसी समस्या के मूल एवं अपसारी समाधानों को साथ करने की योग्यता अंतर्निहित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? क्या अनेक प्रकार के लिखित कार्यों या विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों को अधिक मात्रा में? बिल्कुल सत्य। दृश्य रूप से जो देखने में अक्षमता है, तो दृश्य रूप से बाधित, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जो दृश्य रूप से बाधित होते हैं, इसके अंतर्गत दृष्टिदोष एक ऐसा विकार है जिसके कारण बालक आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता है। ऐसे दृष्टिदोष वाले बालकों 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अंधे बालक और निम्न दृष्टि वाले बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो वैसे ही सक्रिय रूप से आगे बढ़ा। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग का लॉक हो जाएगा। सक्रिय रूप से बढ़ाना चाहिए। ऐसे बालकों का सामान्य बालकों की तुलना में बुद्धि का विकास अपेक्षाकृत कम होता है, तो ऐसे में उनको उम्र संबंधी बातों की चर्चा न करते हुए उसे विभिन्न स्तरों पर सहयोग के माध्यम से क्या करना चाहिए? तो सहयोग के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? यहाँ पे नहीं पूछा, यानी कि निगेटिव का निगेटिव खोजना है दोस्तों। तो क्या एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना? बिल्कुल, ये तो हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा, लेकिन हमें निगेटिव खोजना है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना? बिल्कुल ये भी सत्य है। दोहराने एवं स्मरण को बढ़ा, देखिए दोहराने और स्मरण यानी कि जहां रटंत प्रणाली दिख जाए ऑप्शन में, वही गलत हो जाएगा। तो गलत का गलत खोजा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हम लोग को लॉक कर देंगे, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव खोजना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो अनुकूल नहीं हो सकता है, तो देख लेते हैं। ये भी पूछा है निगेटिव। तो पहला, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन में फीडबैक देते हैं। बजाय यहाँ पे दिया है दोस्तों, तो यही हमारा गलत निकल कर आ गया। तो यहाँ पे अनुकूल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय डैश के, तो क्या अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अधिगम लक्ष्य पर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान वह बालकों को विभिन्न स्तरों पर क्या करते हैं? निर्देशित करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। एक रूप देखिए मानकीकृत आ गया, वैसे ही गलत हो गया। सूचनाओं से भी बचना चाहिए, दंड से भी बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा। जितने भी ये पैडागोजी है दोस्तों, सब के सब संपूर्ण पैडागोजी में हम बता दिए। नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार देखिएगा दोस्तों, पूरी की पूरी पैडागोजी आप लोग सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो देख लेते हैं कौन अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं। तो लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना? बिल्कुल सत्य है। लक्ष्य एवं समय निर्धारित तो निर्धारित करवे करेंगे। संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना? बिल्कुल सत्य। उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना? दोनों लेंगे। हम उम्र साथी को समझना? बिल्कुल, यानी कि ABCD सब के सब सत्य है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? यहाँ पे बाह्य प्रेरणा का उदाहरण पूछ रहा है।
मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें देखिए अंक देते हैं, यानी कि दूसरे शिक्षक अंक देते थे। बाय पेड़ा हुआ ना, यही गलत हो गया। तो हमें क्या है, मतलब बाय प्रेरणा ही खोजना था। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी की आंतरिक शक्ति वातावरण के विभिन्न लक्षित वस्तुओं की ओर निर्देशित होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार को होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा हुआ, बाह्य अभिप्रेरणा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उदाहरण गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, नहीं देने चाहिए भाई, देने चाहिए। केवल उदाहरण, केवल गैर उदाहरण नहीं, दोनों के दोनों देने चाहिए। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को किसी विषय या तथ्य को समझाने की क्रिया में उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षण की अवस्था में बच्चे उदाहरण के साथ किसी विषय एवं तथ्य को क्या करते हैं, शीघ्र ही समझ जाते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्या रवादार बौद्धिकता, या अभिसृत सोच, या विविध सोच, या द्रव बौद्धिकता। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 3 लाख कर देंगे, विविध सोच। दोस्तों क्या होगा, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मक ये क्या होता है, सृजनात्मकता, सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों के उद्भव से होता है, जो विविध सोच की संकल्पना से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों के इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। क्या व्याकरणिक, या वाक्यात्मक, या विभक्ति विषयक, या ध्वनि संबंधी। तो देखिए यहाँ पे ध्वनि संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ध्वनि, ये जो ध्वनि है, ध्वनि संबंधी नियमों के तहत भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों का नियमित अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। क्या भाषा निर्धारित कहते हैं, या संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, या सामाजिक भाषा उद्धृत कहते हैं, या संस्कृति प्रभावित कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, भाषा निर्धारित। भाषा निर्धारण एक ऐसा विचार है जो भाषा और इसकी सीमित संरचना किसी व्यक्ति की सोच, ज्ञान व अवधारणा की निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का, क्या परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। क्या कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, या अनुमान विधि का, अंतर्दृष्टि का। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, कलन विधि का। कलन विधि का उपयोग गणनात्मक समस्या का समाधान करने के औजार के रूप में भी किया जाता है। इस विधि में आकलन, विश्लेषण एवं तर्क का सहारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, कलन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती हैं, वह उपयोग करती हैं। तो क्या द्वितीयक विस्तारण विधि का, या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का, या कम करने की विधि का। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। देखिए समस्याओं के हल में इस विधि का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। इस विधि के तहत छात्र विविध चरणों के आधार पर अधिगम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि क्या लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, या लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। पुरुष और महिलाएं, क्या पुरुष और महिलाएं
सामाजिक स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं एवं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक एक सामाजिक अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणाली डैश ये किसके उदाहरण है? क्या कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण की विधि है, या आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, या परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि। यह विधि शिक्षक एवं अभिभावकों को अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के बारे में जानने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो शिक्षकों की सहायता करता है, तो देख लेते हैं क्या शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में? तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। इसमें विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन में भी गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। क्या समता एवं समान अवसर, या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या विश्व बंधुता, या सामाजिक संतुलन? तो समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का लॉक हो जाएगा, समावेशी शिक्षा लोकतांत्रिक, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली का अभिष्ट लक्षण भी माना जाता है। इसमें दिव्यांगों के लिए भी शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाता है ताकि वे भी शिक्षा से वंचित नहीं हो सके। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष मतलब किस वर्ष में लागू किया गया है? क्या 1995 में, या 1999 में, या 2016 में, या 1992 में? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, 2016 में। यह अधिनियम समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995, क्या 1995 के स्थान पर लागू किया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, 2016। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों की जरूरतों को आसानी से समझ सकते हैं। शिक्षक की भूमिका बालों के विकास में यानी कि बालकों के विकास में अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे शिक्षक निश्चित रूप से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य निम्न में से है। क्या शिक्षण व्यावसायिकता को सार्वभौमिकता संहिता, या शिक्षण के सार्वभौमिक मानवादी दृष्टिकोण, या अधिगम के सार्वभौमिक संरचना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। देखिए अधिगम की जो सार्वभौमिक संरचना है यह अधिगम के लिए एक सरल वातावरण का निर्माण करती है जहां अधिगमकर्ता आसानी से अधिगम करने में सक्षम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, देखिए स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि निम्न में से अंतर्निहित है। तो क्या संज्ञान बोधन, या संज्ञान समायोजन, या केंद्रीकरण? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, संज्ञान बोधन।
स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण। क्या इनका नियंत्रण संज्ञान बोधन द्वारा संभव है? ये क्या करते हैं? इनके नियंत्रण में जैसे योजना का क्रियान्वयन होता है, समीक्षा करना, संशोधन करना, संज्ञान बोधन में समग्र रूप से अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्या सृजनात्मक सोच कहा जाता है, अमूर्त सोच या मूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी सोच? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे सृजनात्मक सोच। सृजनात्मकता को अनुभव द्वारा अपने वैचारिक सोच का परिणाम बताया जाता है। जैसे सृजनशीलता बढ़ती है, ज्ञान का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? क्या चयनित अनुदेशन या सटीक शिक्षण या त्रुटिहीन अनुदेशन या विभेदी अनुदेशन? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे विभेदी अनुदेशन। विभेदी अनुदेशन अधिगम की एक विशिष्ट शैली है जिसमें छात्रों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। इसमें अधिगमकर्ता के अंदर अधिगम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण के पूर्ववर्ती है। तो क्या अभिप्रेरणा या आत्मनिर्भरता या सामान्यीकरण या अधिग्रहण? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे सामान्यीकरण। देखिए जब कोई बालक विक्षिप्ति के साथ अधिगम करता है तो वह 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। कितने? 4 विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। जो पहला अधिग्रहण, दूसरा प्रवाह, तीसरा प्रतिपालन, चौथा सामान्यीकरण। तो इस प्रकार सामान्यीकरण क्या है? प्रतिपालन के बाद आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। क्या स्वतंत्र होते हैं या अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत या अन्योन्याश्रित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे स्वतंत्र होते हैं। ये जो जजोंग है दोस्तों यह अमेरिकी के सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट जजोंग का मानना था, यानी कि रॉबर्ट इनका पूरा नाम था। ये अमेरिकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट जजोंग। इनका मानना था कि संज्ञान एवं भाव दोनों स्वतंत्र होते हैं और दोनों न तो अंतर संबंधित है और न ही एकीकृत और न ही दोनों के मध्य अन्योन्याश्रित संबंध है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण को डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। तो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? क्या अवलोकन या संशोधन या प्रतिरूपण या अनुकरण? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे अवलोकन। अवलोकन शिक्षण विधि में पूर्व में किए गए अधिगम के अनुरूप अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? हम लोग का पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैडन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या सतर्क, निवर्तमान, निरंकुश या चौकस? तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे सतर्क। बच्चों का यह व्यवहार दर्शाता है कि उनमें सतर्कता की भावना अति प्रबल है। किसी कार्य को करते समय सतर्क रहने से त्रुटि होने की संभावना कम होती है। सतर्कता पूर्ण लिया गया निर्णय सार्थक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सतर्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये देख लेंगे। 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देखकर जरूर जाइएगा। देखिए एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। क्या सौंदर्य बोध या अमूर्त या तार्किक या सृजनात्मक? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे तार्किक। तार्किक विचार समस्याओं के समाधान एवं विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों का भी प्रभावी तरीके से मानसिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर
हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तार्किक। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।